Hello student, so it is time to move to the next lecture. As you know, we have discussed about the electric field, electric potential and electric potential energy, and Coulomb's law obviously. So now I'm going to summarize all those formulas. First of all, when we started this unit, I have told you if you have two charges Q1 and Q2 separated by a finite distance r, then there will be a force of repulsion or attraction, whatever you say, you will say it in force of attraction. It will be equal to 1/4 pi epsilon naught q1 q2 upon r square. It was your Coulomb's law. Okay, this is the force of interaction between two charges separated by a finite distance. After that we have discussed about the electric field. तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज यू हैव अ चार्ज q and in the surrounding at any distance, suppose p, due to at a distance r from this charge, you want to calculate the electric field at point p, then electric field was E is equal to 1/4 pi epsilon naught q upon r square. Okay, after that we have calculate electric potential due to a charge, obviously like this, a single charge. So electric potential was 1/4 pi epsilon naught q upon r, and after that we have calculated potential energy. It can be between two charges, three charges or four charges, but the formula was 1/4 pi epsilon naught q1 q2 upon r. So here we have the all formulas of this previous unit and some formulas we have derived in this unit. Force, which is 1/4 pi epsilon naught q1 q2 upon r square. It is a vector quantity. Okay, electric field 1/4 pi epsilon naught single q upon r square, then potential 1/4 pi epsilon naught single q and single r, and potential energy 1/4 pi epsilon naught q1 q2 upon r. Obviously there was a relation between v and e is equal to minus del v upon del r, और अगर कहीं पर r वेरिएबल नहीं है, जिस तरह से ये r वेरिएबल होता है, अगर कांस्टेंट है r, देन यू कैन राइट सिंपली इक्वल टू v अपॉन डी. ये भी एक फॉर्मूला है इसका, जहाँ पर पोटेंशियल p है और सेपरेशन जो है कहीं का d है. प्लेट्स के बीच का सेपरेशन होता है नॉर्मली. सो दिस इज द एंटायर फॉर्मूलाज ऑफ द प्रीवियस यूनिट. ये वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये स्केलर है पोटेंशियल, और ये भी स्केलर है. इन दोनों को सॉल्व वर्क करते वक्त आपको साइन लेने हैं, यानी कि जो चार्जेस का साइन है वो साइन आपको कंसीडर करना पड़ेगा. इन दोनों के न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त आपको साइन लेने की ज़रूरत नहीं है. तो ये आपका अब तक का जो हमने पढ़ाया है उस यूनिट के फॉर्मूलाज. इसके बाद कुछ बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं आपके इस यूनिट से रिलेटेड, जो आपके एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं. अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है, और होनी चाहिए आपके पास, तो अगर आप इस बुक को खोलेंगे और आप जाएंगे, आई थिंक दिस इज़ अ टॉपिक 2.9. दिस इज़ अ टॉपिक 2.9, इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर्स. ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर्स. तो इसमें आपको सेगमेंट मिलेंगे बने हुए. जब आप अगला पेज खोलेंगे, पेज 67 पे है, जब आप इस चैप्टर यहाँ जाएंगे इस पेज पे, तो आपको दिख रहा होगा ये एक पहला टॉपिक है, इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो. इसी तरह दूसरा पॉइंट है, एट द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक स्टैटिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस. तो मैं ये एक एक पॉइंट आपको समराइज करके बता देता हूँ कि ये हैं क्या. पहला जो पॉइंट है वो है इनसाइड अ कंडक्टर. फॉर एग्जांपल यू हैव अ कंडक्टर, आपके पास कंडक्टर, कंडक्टर का मतलब है मेटेलिक कोई ऑब्जेक्ट है. ओके, इंसुलेटर नहीं है, दैट मीन्स सिंपली मीन्स. तो फॉर एग्जांपल यू हैव अ कंडक्टर, इसके सरफेस पे कितना भी चार्ज हो सकता है.
दैट डजंट मैटर। इसके अंदर कभी चार्ज नहीं रह सकता, तो इसके अंदर जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ज़ीरो होगा। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट जो इसमें लिखा हुआ, जो मैंने अभी आपको दिखाया, एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर, ये बाय द वे सीबीएसई में सीधे पूछे जाते हैं, मैं इसलिए इन पर इतना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। तो एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट। ये बात तो तय होगी कि अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। अब बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी? दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑलवेज बी मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस एट ईच एंड एवरी पॉइंट, जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ज़रूरी नहीं इस तरह की रेगुलर शेप हो, कोई इस तरह का अगर कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर भी चार्ज, अगर ये कंडक्टर है तो चार्ज अंदर नहीं रहेगा, बाहर ही होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इसके हर पॉइंट पर परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस एट ईच एंड एवरी पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जो उसका थर्ड पॉइंट है वो है द इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन द स्टैटिक सिचुएशन। जो मैं बात अभी बता रहा था कि अंदर कोई भी स्टैटिक चार्ज नहीं हो सकता, यानी कि कोई भी चार्ज रेस्ट में नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है कि कोई चार्ज यहाँ से मूव करके यहाँ जा रहा हो, ये तो पॉसिबिलिटी है, तो वो भी थोड़ी देर बाद इधर आ जाएगा, अंदर तो रहेगा नहीं। तो इस अंदर कोई भी नो स्टैटिक चार्ज, किसी भी कंडक्टर के अंदर कोई भी स्टैटिक चार्ज हो ही नहीं सकता। अगला जो पॉइंट इसका है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर। अब ये तो बात मैंने आपको बता दी कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, बाहर होता है, और बाहर जो फील्ड होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। लेकिन वो फील्ड होता कितना है, उस फील्ड का एक फॉर्मूला मैं आपको बता दूं। वो हमेशा, अगर ये एक सरफेस है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा का आपको याद हो, चार्ज अपॉन एरिया मैंने आपको बताई थी। और एक प्लेट की वजह से मैंने निकाला भी था ये फॉर्मूला। ये कितना आता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ड्यू टू ए कंडक्टर ऑन द सरफेस इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड एन। एन कैप आपको ये बता रहा है दिस ई विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ओके, जो कि बात अभी हो ही रही थी। इसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इससे आती है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शील्डिंग। अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी कंडक्टर के अंदर कोई भी चार्ज नहीं रह सकता कभी भी। तो अगर कोई कंडक्टर समहाउ किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में पहुंच जाए तो क्या होगा? फॉर एग्जांपल, आपके पास ये एक मेटालिक ऑब्जेक्ट है, कोई बॉक्स हो सकता है, कोई क्यूब हो सकता है, कोई रेक्टेंगुलर शीट हो सकती है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड है। अब ये तो आपको बात पता है कि अंदर तो पेनिट्रेट नहीं कर सकता इलेक्ट्रिक फील्ड, तो होगा क्या? इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो अप्लाइड है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जो है यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बेसिकली इसको इंडक्शन या पोलराइजेशन कहते हैं। आई विल गो इन द डिटेल अबाउट दिस टॉपिक लेटली, बट फॉर नाउ यू कैन अंडरस्टैंड देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर। तो इसका मतलब ये है कि जो चार्ज है वो सारे का सारा इस बॉडी के बाहर है, अंदर नहीं आ रहा। ये जो है शील्ड है, ये जो आपकी बॉडी है, ये इट इज़ अ शील्डेड फ्रॉम द आउटर स्पेस चार्ज। ये प्रिंसिपल बहुत यूज़ होता है जब कहीं पर किसी जगह पर लाइटनिंग होती है ना, कहते हैं बिजली गिर गई कहीं पर, इलेक्ट्रिक जो बरसात के मौसम में जो हो जाती है ना, इलेक्ट्रिसिटी कहीं पर जाके ज़मीन पर टकरा जाती है, जेंडरिंग जब होती है, उसमें थंडर में जो है बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी किसी एक जगह जाकर गिर जाती है, तबाही मचा देती है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या ये सजेस्ट किया जाता है कि अगर आप अपनी कार में बैठे हैं, अगर आप अपनी कार के अंदर बैठे हैं तो आप जो है बाहर ना निकलें। वो क्यों कहा जाता है? क्योंकि कार मेटल का बना हुआ ऑब्जेक्ट है, जो कार है आपका वो मेटेलिक है। तो जब बाहर से इस पर बिजली आके टकराएगी, अब बिजली में चार्ज है, चार्ज मेटल के अंदर जा नहीं सकता, तो इसकी सरफेस से ही ये इधर उधर चला जाता है। तो इसलिए ये एडवांटेज होता है कि जब भी कहीं ख़राब मौसम हो, आप जो है बिजली गिरने का जहाँ पर ख़तरा हो वहाँ पर आप अपनी किसी भी मेटेलिक, एक तरह से मेटेलिक केज बन गया ये, तो इसके अंदर जा नहीं सकती करंट या लाइटनिंग या वॉट एवर चार्ज यू वांट टू से, इलेक्ट्रिक फील्ड यू वांट टू से इट, जो भी मेटेलिक होगा। अगर इंसुलेटर है तो फिर ये केस नहीं होगा। जैसे पेड़ होते हैं, पेड़ इंसुलेटर होते हैं, तो जब पेड़ पर गिरती है बिजली तो उसको जला देती है वो। इसका मतलब ये है कि इंसुलेटर नहीं सर्वाइव कर सकते हैं। प्लास्टिक है तो वो भी जल जाएगा, रबड़ है वो भी जल जाएगा, लेकिन जो कंडक्टर होते हैं उनके ऊपर से चला जाता है ये होके, अंदर नहीं जा पाता है कभी भी। इसके अलावा जैसे बिल्डिंग होती है, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है, तो जैसे एक ये बिल्डिंग है आपके पास, तो उसके ऊपर एक मेटेलिक रोड लगाई जाती है हमेशा, और उसका कनेक्शन होता है दीवार के थ्रू ग्राउंड में।
वो इसलिए होता है कि जब बरसात के मौसम में कभी इस बिल्डिंग पर अगर बिजली गिरी या थंडरिंग में, तो वो सारे का सारा जो इंसुलेटर है वो, ये तो इंसुलेटर इसको इधर उधर जाने नहीं देगा, इंसुलेटर इसके सरफेस पे चार्ज को लेकर इसको ग्राउंडेड कर देगा वो। तो ये बड़े रिमार्केबल इसके एग्जाम्पल होते हैं, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, बाहर से एक शील्ड प्रोवाइड कर दिया आपने। तो आई होप कि ये आपके समझ में आ गया होगा। एक और जो इसका पॉइंट है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर एंड हैज़ द सेम वैल्यू एज ऑन द सरफेस। अब इसका क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि एक कंडक्टर है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो ज़ीरो है, इसके सरफेस पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नॉन ज़ीरो, जो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट मैंने आपको बताया है। इसके सरफेस पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पोटेंशियल भी होगा कुछ ना कुछ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों तरह के ज़ीरो हो जाता है, लेकिन पोटेंशियल जितना सरफेस पे होता है उतना ही यहाँ भी रहता है। और इस पूरे सिस्टम में, इस पूरे वॉल्यूम में जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो भी है, पोटेंशियल ज़ीरो नहीं होता, बल्कि पोटेंशियल उतना ही होता है जितना इसकी सरफेस पे था। तो अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को एक डायग्रामेटिकली आपकी बुक में दिया हुआ है, अगर मैं उसको समराइज़ करना चाहूँ तो उसको मैं तो कुछ इस तरह से करूँगा कि पहली चीज़, किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ज़ीरो होगा, यानी कि उसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं होगा। तो सारी की सारी चार्ज डेंसिटी, चाहे वॉल्यूम हो या लीनियर हो या सरफेस हो, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो सब के सब ज़ीरो होंगे। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर चार्ज जो है वो ज़ीरो है। तो किसी भी कंडक्टर के अंदर ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ना ही उसके अंदर कोई भी स्टैटिक चार्ज रह सकता है। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि किसी भी सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, अगर ये पॉजिटिव सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो हमेशा उसके परपेंडिकुलर होगा सरफेस के। किसी भी पॉइंट पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड आप लेंगे वो इसके परपेंडिकुलर होगा, और इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, अगर ये नेगेटिव होगा तो डायरेक्शन कैसी हो जाएगी? अगर ये बॉडी नेगेटिव होता तो इनवर्ट हो जाएगी डायरेक्शन बस, लेकिन होगा परपेंडिकुलर ही। अगला जो पॉइंट हमने आपको बताया वो ये बताया कि किसी भी सरफेस के, अगला जो पॉइंट मैंने डिस्कस किया वो क्या किया कि किसी भी बॉडी की सरफेस के ऊपर अगर पोटेंशियल V इक्वल टू वी नॉट है, ये सरफेस के ऊपर है यहाँ पर, तो इसके अंदर भी उतना ही पोटेंशियल रहेगा। यानी कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर ज़ीरो था, पोटेंशियल अंदर ज़ीरो नहीं होगा, बल्कि उतना ही होगा जितना सरफेस पे था। अब अगर कोई सर्किल आप ले लें, सर्किल की सरकमफ्रेंस पर अगर पोटेंशियल V नॉट है तो इसके सेंटर पे भी V नॉट ही रहेगा, इसके यहाँ भी V नॉट ही रहेगा, इस पूरे जो सरफेस पे है उतना ही अंदर भी रहेगा। इसके अलावा तीसरी चीज़ हमने क्या बताई थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, कि अगर कभी इस पे ऊपर कोई चार्ज अंदर आप ले भी आए किसी तरह से, तो ये सारे का सारा चार्ज जो है वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और इसको वापस कर देगा, ये हॉलो हो जाएगा। तो यहाँ पर ना इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा, और पोटेंशियल तो वही जो अंदर होता है वी नॉट, जो सरफेस पे उतना ही रहेगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी कंडक्टर के बारे में, ये बोर्ड में पूछी जाती हैं, और इसलिए इन सब के वैसे प्रूफ भी हैं, लेकिन 12th क्लास में वो उतना नहीं है, तो हम इनको जो है प्रूफ में नहीं जाते हैं। इसके बाद है डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन। अब इस बात को आप समझ लीजिए, और इसमें आपको इस बात का जवाब भी मिल जाएगा कि कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होने की वजह क्या होती है कंडक्टर के अंदर। तो जो अगला टॉपिक है वो है डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन। डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन, ओके। हमने अभी अभी आपको बताया कि जब एक कंडक्टर होता है, कंडक्टर डाइलेक्ट्रिक होते हैं इंसुलेटर्स, या आप कह लीजिए डाइलेक्ट्रिक आर अपोजिट टू द कंडक्टर्स। पहले मैं कंडक्टर की बात कर रहा हूँ, ये एक कंडक्टर है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है इस पे, इस तरह से अंदर तो जा नहीं सकता, ऐसे सपोज करिए कि अंदर जाता है ये, और मैं आपको बता दूं कि अंदर जाता है शुरू में इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर ज़ीरो नहीं होता है एकदम से, कुछ ना कुछ अंदर भी होता है। तो मान लीजिए आपने बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया ई नोट, तो अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लग गया है कितना, ई नोट, अज्यूम करिए आप इसको। अब मैंने अभी अभी आपको बताया था कि ये जो है चार्ज को इंड्यूस करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वाली जो सरफेस होती है उस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन वाली जो सरफेस होती है उस पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है। इसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड चार्ज या पोलराइज्ड चार्ज, इस फिनोमेना को पोलराइजेशन भी कहते हैं वैसे, चार्ज का इंड्यूस हो जाना। तो अब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो यहाँ पर तो एक और इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से आया है, बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड ने आके इस सरफेस को
चार्ज दे दिया या चार्ज इंड्यूस कर दिया, और उस चार्ज इंड्यूस होने की वजह से यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया जिसको हम कहेंगे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, या ई एन से सिर्फ इसको लिखते हैं इंड्यूस्ड। कंडक्टर्स के केस में ई इंड्यूस्ड और ई इन दोनों इक्वल होते हैं, यानी कि मान लीजिए अगर इसकी वैल्यू 2 है तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, 2 ही होगी। अब आपको दिख रहा है कि दोनों अपोजिट हैं और दोनों इक्वल, मैं आपको बता रहा हूँ कि कंडक्टर में होते हैं, तो नेट कितना हो जाता है, नेट जो हो जाता है वो 0 हो जाता है। इसीलिए अंदर जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी रह ही नहीं पाता। ऐसा नहीं कि शुरू में इलेक्ट्रिक फील्ड होता नहीं, कंडक्टर में होता है, लेकिन उस कंडक्टर के अंदर उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस हो जाता है, तो उस इंडक्शन की वजह से इसका ओरिजिनल वाला फील्ड भी जो है वो कैंसिल हो जाता है एक दूसरे से, इसलिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ बचता ही नहीं है। इसके बाद अब डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं। डाइलेक्ट्रिक भी इसी तरह का ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन उसकी खासियत ये होगी भाई, जैसे आपका ये ऑब्जेक्ट था पहले की तरह, अब ये डाइलेक्ट्रिक है। क्या है ये, डाइलेक्ट्रिक है। ये डाइलेक्ट्रिक का मतलब सिंपली ये है कि ये जो है आपका कंडक्टर नहीं है। अब यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है, इनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पेनिट्रेट भी कर सकता है। इंडक्शन इसमें भी होगा, चार्जेस का इधर पॉजिटिव होंगे इधर नेगेटिव होंगे, इंडक्शन इसमें भी होगा। तो जैसे यहाँ पर ओरिजिनल फील्ड इधर लगा हुआ था, तो यहाँ पर इसके अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगेगा, इंड्यूस फील्ड जैसे पहले लग रहा था, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं। इस केस में ई इंड्यूस्ड इज इक्वल टू होता है ई एन, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होता है ये। इस केस में ई इंड्यूस इज नॉट इक्वल टू ई एन, तो अपोजिट तो ये अभी भी हैं, लेकिन ये इक्वल नहीं है। तो अगर अपोजिट है, इक्वल नहीं है, तो ये तो हो सकता है कि ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इसको कुछ कम कर दे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 कर दे। क्यों, उसकी वजह यह है कि मान लीजिए बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ था 4 वोल्ट पर मीटर का, अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस हो, मैंने कहा इक्वल नहीं होना, तो मान लीजिए ये 2 वोल्ट पर मीटर का लगा, तो नेट कितना बचेगा, 4 - 2, 2 तो फिर भी बच गया। तो मैं आपसे कहना ही चाह रहा हूँ कि इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है वो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल नहीं होता। अपोजिट तो इसमें भी होता है, लेकिन इक्वल नहीं होता। ऊपर वाले केस में इक्वल भी था और अपोजिट भी था, तो दोनों 0 हो गए थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। अब आपके बेसिकली डाइलेक्ट्रिक भी 2 तरह के होते हैं। एक डाइलेक्ट्रिक होते हैं पोलर और एक होते हैं नॉन पोलर। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा पोलर एंड नॉन पोलर मोलिक्यूल। तो पोलर कौन से होते हैं, पोलर उन मॉलिक्यूल को कहते हैं जिसमें हम फेमस एग्जांपल लेते हैं H2 एंड O2, सॉरी नॉन पोलर, सॉरी ये जो है आपके ये नॉन पोलर है। भाई H2 है जैसे या O2 है, इनमें पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है। हाइड्रोजन को अगर आप देखें तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है और 1 प्रोटॉन होता है। ऑक्सीजन में भी 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 प्रोटॉन होते हैं। तो दोनों जो है पॉजिटिव चार्जेस हैं, दोनों में जो है पॉजिटिव चार्ज भी और नेगेटिव चार्ज भी है, लेकिन दोनों चार्जेस का सेंटर जो होता है वो एक ही जगह लाई करता है। यानी कि जहाँ पर पॉजिटिव चीज़, हाइड्रोजन का अगर आप स्ट्रक्चर को देखेंगे, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है और यहाँ पर प्रोटॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन का सर्किल बन रहा है और सर्किल का सेंटर कहाँ है, वहीं है जहाँ पर प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का सेंटर सेम जगह है। यही मैं कह रहा हूँ कि दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का सेंटर जो होता है वो कोइंसाइड करता है। वही काम जो है प्रॉब्लम है ऑक्सीजन के साथ भी। ऑक्सीजन के चार्ज के अंदर भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का जो सेंटर होता है वो कोइंसाइड करता है। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर एक दूसरे पे कोइंसाइड करता हो, हम उनको नॉन पोलर कहते हैं। अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते तो इक्वल हैं, जैसा हाइड्रोजन का मैंने केस बताया। हाइड्रोजन में कितने प्लस होते हैं, 1 प्रोटॉन, माइनस कितने, 1 इलेक्ट्रॉन। तो चार्जेस तो इक्वल और अपोजिट हैं, लेकिन एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं। एक तरह से ये समझ लो आप, एक्चुअली ऊपर नहीं रखे हुए हैं, उनका सेंटर एक जगह है। तो इसलिए इनका जो डाइपोल मोमेंट होता है वो 0 होता है। डाइपोल मोमेंट आपको याद है क्या था, चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन चार्ज। अब जब चार्जेस के बीच में कोई डिस्टेंस ही नहीं है, तो अगर ये 0 हो गया तो चार्ज कितना भी क्यों ना हो, डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यही मसला, इसलिए हम इनको नॉन पोलर कह रहे हैं, क्योंकि इनका डाइपोल मोमेंट कितना है, 0 है। और डाइपोल मोमेंट 0 क्यों है, क्योंकि इनके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के सेंटर में डिस्टेंस नहीं होती है। जब हमने आपको डाइपोल बताया था तो हमने ये बताया था कि एक प्लस का चार्ज होगा तो एक उतना ही चार्ज माइनस का होगा। वो यहाँ कंडीशन फुलफिल्ड है, एक प्लस का चार्ज है उतना ही चार्ज माइनस का भी है, लेकिन दोनों सेपरेटेड भी होते हैं सम फाइनाइट डिस्टेंस। हाँ, भले ही ये डिस्टेंस स्मॉल हो लेकिन होनी चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के केस में ऐसा नहीं होता।
इसलिए हम इनको नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। दूसरे जो मॉलिक्यूल होते हैं वो होते हैं पोलर। अच्छा पहले चलो इन्हीं पर बात कर लेते हैं, नॉन पोलर पे ही। तो नॉन पोलर आपको समझ में आ गए। नॉन पोलर ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें जब आप उनके पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर कोइंसाइड करते हैं, यानी कि अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली बनाऊं तो ये एक, मान लीजिए ये एक बॉक्स है जिसके अंदर बहुत सारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल भरे हुए हैं। तो नॉन पोलर का मतलब है जहाँ पर प्लस होगा वहीं पर माइनस भी होगा, जहाँ पर प्लस होगा वहीं माइनस भी होगा, इस तरह से। ये और इनका पोलराइजेशन कितना है, एक का पोलराइजेशन 0 है। इन सबको मिलाकर जो पोलराइजेशन होगा हम उसको कहते हैं पोलराइजेबिलिटी। क्या कहते हैं हम उसको, पोलराइजेबिलिटी, यानी कि एबिलिटी टू पोलराइज। तो जब डाइपोल मोमेंट ही 0 है तो ये पोलराइज कर ही नहीं सकते, यानी कि इनका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सबका 0 हो गया। अब आप करते क्या हैं, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, यहाँ पर पूरे रीजन में लगाते हैं बेसिकली ऐसे। एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपने बाहर से लगाया। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा क्या, पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जाने की कोशिश करता है, लेकिन नेगेटिव चार्ज जो होता है वो उसके अपोज करने की कोशिश करता है। तो जब पहले इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के ऊपर थे। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो होगा यह कि पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जाने की कोशिश करेगा और नेगेटिव जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाने की कोशिश करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन करने के बाद इनकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की हो जाएगी, पॉजिटिव इधर चला गया, नेगेटिव इधर आ गया। कुछ इस तरह से ये हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगा हुआ था ना ऐसे, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ चलेगी और नेगेटिव जो है अपोजिट में हो गए। अब आप देखें इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो 0 नहीं रही जैसे कि पहले थी। जब मैंने निकाला था ना P = Q × 2L, तो मैंने कहा था इनके बीच का जो सेपरेशन है वो 0 है। जब यही 0 हो गया तो पूरा P0 तो E0 हो गया, कोई अंदर कोई फील्ड ही नहीं बचा। लेकिन जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया तो पॉजिटिव जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ चलेगी और नेगेटिव थोड़ा सा उससे दूर हट गए, तो उनके बीच का जैसे एक दूसरे से मिले हुए थे, अब इलेक्ट्रिक फील्ड आने के बाद थोड़ा सा इनके बीच में सेपरेशन हो गया। अब जब सेपरेशन हो गया तो 2L जो है नॉन जीरो हो गया, यानी कि इनके बीच की डिस्टेंस फाइनाइट हो गई। अब जो ये डाइपोल बन गए और डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, आपको पता है। तो अब हम इसको कहते हैं कि ये जो है पोलराइज हो गया। क्या हो गया, ये पोलराइज्ड हो गया, पोलराइज्ड मॉलिक्यूल्स हैं ये, ठीक है। तो नॉन पोलर को भी पोलराइज किया जा सकता है बाय अप्लाइंग सम इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन नॉन पोलर नॉर्मली जो होते हैं उनके पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर कोइंसाइड करते हैं। उनके एग्जांपल मैंने बताया H2 और O2। अब दूसरे आते हैं पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें ऑलरेडी सेपरेशन होता ही है। जैसे आपका HCl है, सबसे अच्छा एग्जांपल H2O है। जैसे ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है और 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं। H2O का बड़ा फेमस एग्जांपल है। तो आपको दिख रहा है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक दूसरे से दूर दूर हैं और उनके बीच का कुछ डिस्टेंस भी है। दोनों पर चार्ज, इस पर एक माइनस की वैकेंसी है, इस पर एक प्लस की एक्सिस है, तो यानी कि इस पर एक प्लस का चार्ज है और इस पर एक माइनस का चार्ज है, दोनों के बीच की डिस्टेंस भी है, तो इसका डाइपोल मोमेंट जो होगा वो नॉन जीरो होगा। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनका डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होता हो विदाउट एनी इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी आपने इस पर कोई फील्ड नहीं लगाया, जैसे आप दिख रहे हैं ना, पहला ऐसा था, फिर हमने फील्ड लगा के इसको ऐसा कर दिया, तो यहाँ पर तो इसका डाइपोल मोमेंट जो है नॉन जीरो हो गया। लेकिन इससे पहले इनका डाइपोल मोमेंट कितना था, वो आप देखें 0 था। जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो डाइपोल मोमेंट भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं भी है तब भी इनका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता। ऐसे मॉलिक्यूल को हम कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल। ओके, यानी कि दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल विच हैव द परमानेंट और इंट्रिंसिक डाइपोल मोमेंट विदाउट एनी एक्सटर्नल फील्ड। एक्सटर्नल फील्ड ना भी हो तब भी इनके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट रहता है। यानी कि इनके, तो अब इसका मतलब ये है कि अगर किसी कंटेनर में ये इस तरह के मॉलिक्यूल रखे हुए हैं तो इनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी होना चाहिए। जैसे इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाने के लिए आपको बाहर से एक फील्ड लगाना पड़ा था, तब जाके इसका P नॉन जीरो हुआ था और E भी नॉन जीरो हुआ था। इसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड या पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन यहाँ पर चूंकि ऑलरेडी ये डाइपोल बने हुए हैं तो क्या बिना किसी फील्ड के इनका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो 0 होगा? ऐसा होता नहीं है। ऐसा क्यों नहीं होता है?
थर्मल एजिटेशन की वजह से भाई ये प्लस है ये माइनस है तो इसका डाइपोल मोमेंट इधर हो गया, ये प्लस है ये माइनस है इसका डाइपोल मोमेंट किधर हो गया, इधर हो गया, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। और थर्मल एजिटेशन की वजह से ये रैंडमली मूव करते रहते हैं, यानी कि ये रैंडमली अपनी अपनी मोशन को जो है, अपनी ओरिएंटेशन को जो है शिफ्ट करते रहते हैं। तो अगर आप एक सिंगल मॉलिक्यूल की बात करें तो उसका तो परमानेंट डाइपोल मोमेंट है, लेकिन जब आप इन पूरों का कलेक्टिवली डाइपोल मोमेंट देखोगे या जब आप इनका पूरों का कलेक्टिवली पी निकालने की कोशिश करोगे तो जैसे मैंने बताया ये इस एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, दूसरा एक इधर हो जाएगा, तो ये दोनों सारे जो है एक दूसरे को कैंसिल कर देते रहते हैं और ऑन एन एवरेज जो डाइपोल मोमेंट आता है इन सबका कलेक्टिवली वो जीरो आता है। सिंगल का नॉन जीरो है, एक सिंगल मॉलिक्यूल का तो नॉन जीरो क्योंकि इनके बीच में सेपरेशन है, लेकिन जब आप इनका कलेक्टिवली देखते हैं तो होता क्या है कि इनका जो डाइपोल मोमेंट होता है एवरेज डाइपोल मोमेंट वो जीरो हो जाता है। तो आप इनके ऊपर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करते हैं। तो यानी कि जैसे ये इसमें भरे हुए थे ना ये जैसे ऊपर, तो अगर मैं इधर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूं इधर से तो होगा क्या, प्लस वाला इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ हो जाएगा, यानी कि प्लस वाला इधर हो गया माइनस वाला इधर हो गया, प्लस वाला इधर हो गया माइनस वाला इधर हो गया, प्लस वाला इधर हो गया माइनस वाला इधर हो गया, प्लस वाला। अब आप देखेंगे कि ये सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में लाइन है, सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में लाइन हो गए, तो अब इन सबका डाइपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेगा जैसे कि पहले कर दे रहा था। तो यहाँ पर जो है इनका अंदर जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वो नॉन जीरो हो जाएगा, लेकिन पहले अंदर इनका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, वो जीरो था। आप एक बात याद रखिए, पी अगर है तभी ई भी होगा, अगर पी जीरो है तो फिर ई भी जीरो है। तो अगर मैं ई की बात कर रहा हूँ कि नॉन जीरो है, इसका मतलब ये है कि पी भी इनका नॉन जीरो है। ठीक है, तो ये तो बात आपको समझ में आ गई कि पोलर नॉन पोलर क्या होते हैं। पोलर वो मॉलिक्यूल है जिनके पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं या दूर दूर होते हैं, जिनमें आता है H2O एंड HCl और H2S, कई तरह इस तरह के नेट पे देखिएगा मिल जाएंगे। नॉन पोलर वो मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर एक दूसरे के ऊपर ही कोइंसाइड करते हैं, तो उनमें आते हैं आपके H2O2, CO2 भी आता है इसी कैटेगरी में, तो ये आपके नॉन पोलर होते हैं। अब इन दोनों को ही पोलराइज किया जा सकता है, यानी कि इन दोनों में ही पोलराइजेशन जो है प्रोड्यूस किया जा सकता है बाय अप्लाइंग एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब वो जो पोलराइजेशन होगा क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करेगा? ये जो आपने बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया था ये वाला, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ अंदर के पोलराइजेशन पे डिपेंड करेगी? यानी कि क्या आप कोई भी फील्ड लगाएंगे तो ये सारे के सारे पोलराइज हो जाएंगे? ऐसा नहीं होता है। बेसिकली होता ये है कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड आप लगाओगे उतना अच्छा पोलराइजेशन होगा। इसका मतलब ये है पोलराइजेशन, ये डाइपोल मोमेंट नहीं है, कैपिटल पी है, स्मॉल पी होता है डाइपोल मोमेंट Q/2L, पी जो है कैपिटल पी ये पोलराइजेशन है, यानी कि डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये इट विल बी प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि जितना ज़्यादा फील्ड लगाओगे उतना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा मॉलिक्यूल का। तो प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म करने के लिए आपको एक कांस्टेंट लिया जाता है, दैट कांस्टेंट इज काई ई फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक, और काई ये सिंबल है, एक लैटिन सिंबल है, इसको हम कहते हैं काई ई को इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, यानी कि जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा उतना ज़्यादा आपका मॉलिक्यूल पोलराइज होगा। हालांकि ये बड़ा ही सिंपल केस है, अब जो आ रहे हैं मॉलिक्यूल नए नए उनमें ये e⁻1 नहीं होती, इसमें आगे भी टर्म जाती हैं 3 4 5 6 7 8 10 20 n नंबर तक टर्म जाती हैं, तो वो 1 टाइप 2 टाइप 3 टाइप होते हैं, लेकिन वो 12th के बाद की बातें, उन सबसे आपको कोई मतलब नहीं है फिलहाल। आप सिर्फ इतना याद रखिए पोलराइजेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ई, और इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को खत्म करने के लिए आपको कहेंगे इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी काई ई एक नंबर लिया जाता है। ठीक है, चूंकि e⁻1 है यानी कि ई स्क्वायर में नहीं है, e⁻1 है, तो हम इनको ऐसे मॉलिक्यूल जो इस लॉ को फॉलो करते हैं उनको कहते हैं लीनियर और आइसोट्रोपिक मॉलिक्यूल्स उनको कहा जाता है। ठीक है, अभी मैं आपको बात ये बता रहा था, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर लगाया जाता है तो जो चार्ज इंड्यूस होते हैं वो अपोजिट होते हैं। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में लगा हुआ है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है। याद रखना ये मेटल का केस है, अभी तक हम डाइलेक्ट्रिक पढ़ रहे थे ऊपर। ऐसा क्यों होता है इसको ज़रा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखिए। हर एटम हो या कोई भी कंडक्टर हो, कोई भी चीज़ हो, मॉलिक्यूल की बनी हुई है। अब आप अज्यूम करिए ये एक आपके पास सिस्टम है कंडक्टर का, इसके अंदर छोटे छोटे मॉलिक्यूल होंगे। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो उन मॉलिक्यूल का पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज अपोजिट में हो जाएगा। जितने भी मॉलिक्यूल होंगे ऐसे ही करेंगे आप। यहाँ जितने भी मॉलिक्यूल होंगे उन सबका यही काम होना है कि प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ और नेगेटिव उसके अपोजिट।
ऐसे। ठीक है, अब ये प्लस, अब आप देखें ये इधर जो है पूरी सरफेस में माइनस बचा, ये वाला जो प्लस है वो इस माइनस को कैंसिल कर देगा, ये वाला प्लस इस माइनस को कैंसिल कर देगा, ये वाला प्लस इस माइनस को कैंसिल कर देगा, बाद में एक प्लस बच जाएगा यहाँ पर। यही काम यहाँ पर होगा, यही काम यहाँ पर होगा। तो सबसे एक्सट्रीम वाले एंड पे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बचेंगे और सबसे लेफ्ट एक्सट्रीम वाले एंड पे सिर्फ नेगेटिव चार्ज बचेंगे। यही रीज़न है कि जब कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है तो वो उसको इंड्यूस करता है चार्ज अपोजिट पोलैरिटी का, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो उसके अपोजिट जो चार्जेस हैं वो इंड्यूस हो जाते हैं। ओके, चार्ज हमेशा अपोजिट पोलैरिटी का इंड्यूस होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट डाइलेक्ट्रिक एंड कैपेसिटर। इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल डिस्कस इंशाल्लाह अबाउट कैपेसिटर्स। ओके, सॉरी मैं कैपेसिटर कह गया। दिस is all about dialectric and polarization, and in the next lecture I will discuss about the capacitor, which will be the last topic of this chapter too. Thank you.